and welcome to my YouTube channel Social Studies Interesting with बलजीत कौर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। कंग्रेचुलेशंस, आपका सिलेबस हो गया है 60%। अब आपको 40% कटेलमेंट मिल रही है, यानी कि आपने 100 में से 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको उसके लिए मिलेंगे पूरे 100 मार्क्स। 60 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट, 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने पर आपको 100 मार्क्स का पेपर गिना जाएगा। तो कटेलमेंट इन द सिलेबस हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या, एक छोटा सा चैप्टर है, न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है आपकी पॉलिटिकल साइंस वाले बुक में, जिसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लेसन जो है, आप थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, जब आपने उसके बारे में पढ़ा था, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, स्पेशली दिस एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गई जम्मू कश्मीर की। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसमें आर्टिकल 3 है, जो वो आर्टिकल 3 क्या बताता है कि आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट to change the boundaries of any state and you can change the name of the state। यानी कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है, वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। तो ये आर्टिकल 3 में है। उसी आर्टिकल को बेस लेकर जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन की गई है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता ऐसे है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो किसी बाउंड्री या किसी नेम को चेंज करने के लिए उस स्टेट को वो जो बिल है वो रेफर करते हैं। मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे पहले हम कहते थे उड़ीसा, लेकिन अब उसका नाम चेंज होकर हो गया है ओडिशा, है ना। तो उसको चेंज करने के लिए प्रेसिडेंट ने सीधा क्या किया, जब वो जो ये रेफरेंस था वो किसको भेजा, ओडिशा की लेजिस्लेचर को। तो ओडिशा वालों ने उस पर व्यू अपने दिए और फिर वो पार्लियामेंट में पास किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ही रेफर करते हैं पार्लियामेंट में, आइदर इन लेजिस्लेचर और इन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी बिल जा सकता है, दोनों में जाता है बारी बारी से। तो उस बिल को जब मेजॉरिटी में पास हो जाता है तो इस तरह से नाम चेंज हो जाता है, जैसे ओडिशा का चेंज होकर ओडिशा हो गया। तो इसी तरह से वही चीज को मद्देनजर लिया गया। आपको जैसे पता है कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट नहीं थी, वैसे ये रेफर किसके पास आना था, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर के पास। लेकिन यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नर रूल था। गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेंटर का, यानी कि प्रेसिडेंट का। दैट मीन्स यहाँ पर किसकी हुकूमत थी, यहाँ पर सेंटर की हुकूमत थी। तो प्रेसिडेंट ने उसी चीज को लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, चूंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मींस कि यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल था, तो उन्होंने डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल रेफर कर दिया। तो इस तरह से 5 अगस्त एंड 6 अगस्त, वो आगे हम डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से वो बिल पार्लियामेंट में गया, वहां पास हुआ और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे जो आपने करने हैं, एक ही चैप्टर है, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल फिर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के जो कुछ 1-2 क्वेश्चंस और बनते हैं वो भी करवा दूंगी। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 एक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते समय आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपने ये लेसन ऑलरेडी हिस्ट्री में इसकी जो हिस्ट्री है वो पढ़ ली है, यानी कि बैकग्राउंड थोड़ी समझ ली है। तो इसलिए आपको सुनना थोड़ा आसान लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जो पहली बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अमेंड किया गया, लागू किया गया। तो द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का बेस क्या है, अगर हम उसकी हिस्ट्री की, उसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड in both the houses of the parliament, the president issued an order on 6th of August declaring that all the clauses of article 370 except class 1 to be inappropriate। अब वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगी।
1 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट्स ऑर्डर जो है वो पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, यानी कि उन्होंने प्रेसिडेंट ने इसको रेफर किया पार्लियामेंट में, क्योंकि उस समय में जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था और प्रेसिडेंट रूल में जो लेजिस्लेचर को उन्होंने भेजना था वो उन्होंने किसको भेजा, प्रेसिडेंट ने सीधा ही क्योंकि उस समय में सेंट्रल पार्लियामेंट चल रही थी तो उन्होंने सेंट्रल पार्लियामेंट में वो भेज दिया। एंड 6 अगस्त 2019 को क्या हो गया, पब्लिक नोटिफिकेशन बाय प्रेसिडेंट ने पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल दी न्यू प्रोविजन फॉर आर्टिकल 370 के लिए, यानी कि 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में ये बिल पास हो गया एंड 6 अगस्त को प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन भी आ गई। एंड 9 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2090 असेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस पर एक मोहर लगा दी, ये पास हो गया बिल। तो सिचुएशन अगर आप देखो सामने आपके मैप है, बिफोर 31 अक्टूबर 2019, यानी ये कहा गया कि 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये एक स्टेट था, लेकिन आप देखिए ऑन एंड फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 दो हिस्सों में बट गया, JNK एंड लद्दाख, यानी 2 यूनियन टेरिटरीज इसकी बना दी गई। अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री के 6 लेसन में पढ़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि एक्सेशन हुआ जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ, दैट वाज एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह कौन थे, ही वॉज दी देन रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 1947 में जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, उन्होंने इंडिया के साथ आना नहीं माना, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, इट गेव इंडियन पार्लियामेंट द पावर to legislate in respect of Jammu and Kashmir only on the matters of defense, communication and external affairs. And apart from defense, communication and external affairs, the instrument of accession mentions ancillary subjects that include elections to Jammu and Kashmir and offences against laws with respect to any of the said matters। यानी कि ये 3 चीज़ों पर तो पार्लियामेंट अपने कानून बना सकती थी, इंडियन पार्लियामेंट। कौन से 3 चीज़ें, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अलावा अगर कोई कानून, देश के खिलाफ कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती थी। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो इनकॉर्पोरेट की गई, वो क्या था, आर्टिकल 370। This was incorporated in the Constitution of India under instrument of accession। उसमें accession में ये बात शामिल की गई थी and gave special status to J&K, conferring it with certain powers। जम्मू कश्मीर को एक उस समय में एक स्पेशल स्टेटस, एक प्रिविलेज दिया गया और उस स्टेटस के तहत जम्मू कश्मीर को जो जो चीज़ें दी गई वो क्या क्या थी। एक पहली चीज़ थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का होगा, स्टेट फ्लैग होगा जम्मू कश्मीर का, सेंटर का फ्लैग जैसे तिरंगा है तो स्टेट फ्लैग होगा। तीसरी चीज़ थी ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के इंटरनल मैटर्स की पूरी ऑटोनॉमी किसके पास थी, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ठीक है। एंड आर्टिकल 238 of Indian Constitution was not applicable to the state of Jammu and Kashmir। जैसा पूरे बाकी इंडिया की स्टेट्स को आर्टिकल 238 लागू होता है, जम्मू कश्मीर को साथ लागू नहीं होगा, क्योंकि इनका अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा था। तो आर्टिकल 370 अलॉन्ग विद आर्टिकल 35A, ये 2 मेन आर्टिकल्स हैं जो एब्रोगेट किए गए हैं। ये क्या डिफाइन करते हैं, that the residents of J&K state shall reside under a separate set of laws। इनके अपने एक सेपरेट laws होंगे, अलग से सिटीजनशिप होगी। और आर्टिकल 35A क्या कहता है, आर्टिकल 35A of the Indian Constitution was an article that empowered the J&K state legislature to define the status of permanent residents of the state। जो स्टेट में परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जो परमानेंटली स्टेट में रहते हैं, उनके स्टेटस को डिफाइन करता है 35
35A. Constitutional safeguards provided under Article 35A were in continuance of the special privileges granted to the residents of Jammu and Kashmir under Hereditary State Subject Order of 1927 passed by Maharaja Hari Singh. महाराजा हरि सिंह ने 1927 में जम्मू कश्मीर के रहने वालों को के लिए एक स्टेट सब्जेक्ट बनाया था कि उन सबके पास एक स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के पास स्टेट सब्जेक्ट होगा। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अक्टूबर 1919। ये चीज़ें उसमें ख़त्म कर दी गई। 2019, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। अब इसमें था क्या, ये जो एक्ट साइन हुआ इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। दो प्रोविजंस मेन क्या थे कि पूरी स्टेट को डाउन करके उसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। ठीक है, मतलब जो एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी उसको उसकी 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। तो पहला क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बना दी गई अलग से, जिसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल थी, करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा थी। एंड देयर अपॉन द टेरिटरी शैल सीज टू बी ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट केम इनटू बीइंग ऑन 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 2019 31 अक्टूबर को लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया। यूटी ऑफ लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर। इसमें खास बात क्या है कि ये इसमें लेजिस्लेचर नहीं है, यानी कि चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं होगा, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा। किसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो वहाँ चलाएगा अपनी हुकूमत, किसके थ्रू, प्रेसिडेंट चलाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा एक्ट का दूसरा हिस्सा, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। न्यू यूनियन टेरिटरी नोन एज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर comprising the territory of the existing state of J&K other than करगिल एंड लेह। यानी करगिल और लेह को बाहर निकाल दो तो बाकी पूरी की पूरी स्टेट जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई 31 अक्टूबर 2019 को। अब खास क्या है, लद्दाख से अलग कैसे है ये, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड शैल बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के इंडिया के अंडर वो कंट्रोल में रहेगी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या होगी, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें होगी, यानी कि इसमें लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगी और चीफ मिनिस्टर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट 2 वुमेन मेंबर्स टू द असेंबली। उस असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 फीमेल विमेन मेंबर्स को भी नॉमिनेट कर सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या थी कि वर्किंग पीरियड फॉर द असेंबली शैल बी 5 ईयर्स। पहले कितना होता था, पहले 6 ईयर्स होता था। जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी तब 6 साल के लिए गवर्नमेंट चलती थी, अब वो उन्होंने कम करके 5 साल कर दिया। द J&K UT शैल हैव मिनिस्टीरियल काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 8 मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। पहले तो सीटें 107 होंगी, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है वो उन्होंने कम कर दी। एक चीज़ उन्होंने ऐड और की है, वो ये है कि देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड, और जितनी भी जो एजेंसीज हैं उन जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं सेंटर को, वो यहाँ पे भी लागू हैं। Application of central laws. All the central laws shall now be applicable to both J&K and Ladakh UT. 106 central laws shall become applicable with immediate effect. अब 106 सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या थी, वो ये थे कि कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूनियन टेरिटरीज। यानी कि जो स्टेट की पहले हाई कोर्ट होता था ना, अब वो हाई कोर्ट जो है वो दोनों के लिए रहेगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी रहेगा और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एक ही हाई कोर्ट होगा। ये एक कॉमन चीज़ उन्होंने रखी है दोनों टेरिटरीज के बीच में। और दूसरी चीज़ जो आपने समझी वो क्या है, सेंट्रल लॉज सारे यहाँ पर एप्लीकेबल हैं।
रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, अगर हम जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन जब पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है ना, मींस की जो इंडियन गवर्नमेंट की इलेक्शन जब होती है पार्लियामेंट की, तो उसमें पहले कितनी सीटें होती थी? 6 सीटें होती थी जम्मू कश्मीर की। अब उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1 विल बी एलोकेटेड टू यूटी ऑफ लद्दाख एंड 5 विल एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जे&के। यानी कि अब उन 6 सीटों में से 1 सीट उन्होंने लद्दाख को दे दी और 5 सीट्स अब पार्लियामेंट की जम्मू कश्मीर के पास रह गई हैं। जब भी कभी सेंटर की इलेक्शन होगी तो उसमें यहाँ से कितने एमपी चुनकर जाएंगे? यहाँ से चुन के जाएंगे 5 एमपीज, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या आ जाता है, जो एज पर द फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 9 है, यूटी एंड ऑफ जे&के विल हैव 4 मेंबर्स। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें तो उसमें जो स्टेट मिनिस्टर्स बनते हैं वो कितने मेंबर्स होंगे? ओनली 4 मेंबर्स। 5 हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के एमपीज बनेंगे और 4 काउंसिल मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से ऑन एंड फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखिए तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पावर्स टू लेजिस्लेट ओवर किस किस पे? स्टेट और कंकरेंट लिस्ट पर वो कानून बना सकती है हमारी चीफ मिनिस्टर। और जो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, उस पर सारा कानून वही बनाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर्स होंगे और स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 10% ऑफ द टोटल सीट्स होगी। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 10% जितनी 107 सीटें उसमें से मिनिस्टर कितने बनेंगे? 10%, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी कमेटी, एक नहीं 3 एडवाइजरी कमेटीज बनाई गई। वो उनका काम क्या था कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों यूनियन टेरिटरीज के बीच में कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे होगा और फिनांस का कैसे होगा। और फिर उन्होंने 6 महीने के अंदर वो रिपोर्ट किसको सबमिट की? लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट की। इसके अलावा एक एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया है ताकि जम्मू कश्मीर से करप्शन को ख़त्म किया जा सके। और इस जो ब्यूरो है इसका सारे की सारी जो पावर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेंगी। तो ये था हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, शॉर्ट था ये, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसलिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए